हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना होम साइंस की क्लास को। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब पोषक तत्वों में हमारे बाकी सारे हो गए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जल के बारे में, ठीक है। जल भी क्या है? एक पोषक तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक पॉइंट। जल से रिलेटेड सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। आप लोग जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट जो है बीच बीच में आप लोग लेते रहिएगा, जिससे कि आपके नोट्स बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही लाइन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर के पूरे भार का, यानी जितना मनुष्य का वेट है उससे 60 से 80% क्या भरा रहता है? उसका भार किसका होता है? जल का होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के शरीर के पूरे भार का 60 से 80% भार किसका होता है? जल का होता है। तथा इस प्रतिशत को बनाए रखकर शरीर को स्वस्थ जो है वह बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। शैशवावस्था में शरीर में जल का प्रतिशत वयस्कों की अपेक्षा अधिक रहता है। ध्यान दीजिएगा कि जो शैशवावस्था में जल का प्रतिशत है वह वयस्कों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक रहता है। एवं वृद्धावस्था में यह आयु के साथ क्या होता है? घटता जाता है, ठीक है। सभी प्रयासों के बाद भी वृद्धावस्था में शरीर के पानी का प्रतिशत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी सबसे कम हमें पानी, हमारे शरीर में पानी सबसे कम कब होता है? किस अवस्था में होता है? तो वह होता है वृद्धावस्था में। और सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो वह होता है शैशवावस्था में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करेंगे, सारी चीजें नहीं। जल का संगठन तथा गुणधर्म, ठीक है। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आगे देखते हैं। जल में 2 भाग हाइड्रोजन तथा 1 भाग किसका होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। इसका सूत्र क्या है? H2O या फिर HOH भी हम लोग जो है अगर कहीं लिखा रहे तब भी वो क्या है? वह जल ही है, ठीक है। जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा तथा अन्य खनिज लवण विलेय के रूप में उपस्थित, यानी घुलनशील रूप में उपस्थित रहते हैं, जिनका अनुपात स्थान विशेष पर अलग अलग होता है। यानी कि जैसे कहीं का जल खारा होता है, कहीं का मीठा होता है, ठीक है। इस तरीके से जो है अलग अलग स्थान के आधार पर, अलग अलग स्थान पर जो जल का स्वाद जो है वह अलग अलग होता है। यानी उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की मात्रा क्या होती है? कहीं कम होती है तो कहीं ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। खनिज लवणों की अधिकता से जल कठोर हो जाता है। ध्यान दीजिए, किसकी अधिकता से जल कठोर हो जाता है? तो खनिज लवणों की अधिकता से जल क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है और उपयोग करने में भी कठिनाई आती है। देखिए, इससे भोजन पकाने में समय अधिक लगता है तथा कपड़ा भी साफ नहीं, यानी जो दैनिक कार्य हो वह हमारे जो है वो प्रभावित होने लगते हैं कठोर जल से। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट मिलेगा। शरीर में उपस्थित जल की मात्रा का अधिकांश अंतःकोशिका द्रव यानी इंट्रासेल्युलर फ्लूइड ICF में मिलता है एवं अधिक मात्रा में बाह्य कोशिका द्रव यानी कि एक्सट्रासेल्युलर फ्लूइड यानी ECF के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा, लसिका, ऊतक द्रव, मस्तिष्क द्रव तथा आँख, इन सब में पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो इन सब में पाए जाने वाला जल बाह्य कोशिका द्रव कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बाह्य कोशिका द्रव हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो प्लाज्मा, लसिका, ऊतक द्रव, मस्तिष्क द्रव तथा आँख में पाए जाने वाला जल बाह्य कोशिका द्रव जो है वह कहलाता है। अब इसका अभिशोषण यानी ऑब्जर्व कहाँ होता है? तो देखिए, जल आमाशय में कुछ मात्रा में, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में आमाशय में एवं छोटी आंत में। सबसे ज़्यादा कहाँ इसका अभिशोषण होता है? तो सबसे ज़्यादा इसका अभिशोषण होता है छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत में सर्वाधिक मात्रा में शीघ्रता से अभिशोषित हो जाता है। आगे देखते हैं अब इसके काम। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत निकल के आते हैं। जल के काम तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। भोज्य तत्व के संवाहक के रूप में, यानी जल में विलेय अवस्था में प्रत्येक भोज्य घटक उपापचय प्रक्रिया में पाचन संस्थान में से अभिशोषित होकर ही शरीर में ऊतकों तक पहुंचा दिए जाते हैं। यानी जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वह जल की उपस्थिति में ही क्या होते हैं? पचते हैं। उसके बाद ही वह जो है अभिशोषित होकर शरीर के ऊतकों तक पहुंचा दिए जाते हैं। यानी जल की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है हमारे बॉडी के अंदर हर काम के लिए। आगे देखते हैं। तरल द्रवों का घटक। देखिए, शरीर के समस्त तरल द्रव जैसे कि रक्त, मूत्र, पसीना, लसिका, ये इन सब का
प्रमुख घटक क्या है? जल। जल इन सब का प्रमुख घटक है। इन तरल द्रव में एवं कोशिका में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं पानी की विलेयता के गुण पर ही निर्भर करती हैं। यानी कि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इन सब में भी क्या हो जाता है? प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है? रोगग्रस्त होने लगता है। आगे देखते हैं रक्त में जल का कार्य। ठीक है, रक्त में अब हमारी बॉडी में ये काम कैसे करता है? तो देखिए, रक्त में 90% पानी रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रक्त में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो रक्त में 90% जो है वह जल की मात्रा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचाना एवं फेफड़ों से ऑक्सीजन ऊतकों हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जल करता है। ठीक है, अगर कभी दे दिया जाए कि रक्त का भी यही काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना एवं फेफड़ों से ऑक्सीजन ऊतकों और हृदय तक पहुंचाने का काम भी रक्त का ही होता है। और किसके माध्यम से होता है? तो जल के माध्यम से होता है। बात समझ में आ रही है? अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वृक्क में जल का कार्य यानी गुर्दों में जल का कार्य। मूत्र जिसमें कि 97% 97% जल रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे मूत्र यानी कि मूत्र में कितने प्रतिशत जल की उपस्थिति होती है? तो 97% जल की जो है वह उपस्थिति होती है। शरीर के उपापचय के सभी त्यागने योग्य घटक जल में विलेय अवस्था में वृक्क से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। यानी कि जैसे जो पोषक तत्व यानी जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, ठीक है बात समझिएगा कि जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, बाकी सारे पोषक तत्व यूज हो जाने के बाद जिनकी अधिकता होती है या फिर जो यूजलेस रहते हैं, अगर वह लिक्विड है तो वह मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और यदि वह ठोस है तो मल के रूप में हमारे शरीर से जो है वह बाहर कर दिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि शरीर के उपापचय के सभी त्यागने यानी जितने भी पोषक तत्व हैं यूज होने के बाद जो बच जाते हैं या जिनका यूज हमारी बॉडी नहीं करती है, अगर वो लिक्विड में है तो जल, ठीक है, जल के रूप में है तो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बताया था कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वह हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि यूज होने के बाद वह जल में घुलनशील अवस्था में क्या किए जाते हैं? मूत्र से जो है वो बाहर, मूत्र की सहायता से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसलिए जल में घुलनशील विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, यानी वह संग्रह होते हैं। वो भी कहाँ पे? तो यकृत में वह हमारी बॉडी में संग्रह होते हैं। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विटामिन के होता है वह हमारी बॉडी में नहीं संग्रह होता है। वसा में घुलनशील होने के कारण इसकी एक्सेस मात्रा यानी जो अधिकांश मात्रा यानी जो अधिक मात्रा है जिनका यूज हमारी बॉडी में नहीं होता है तो वह मल के रूप में जो है वह त्याग दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि मल के रूप में त्याग दिया जाता है, न कि मूत्र के रूप में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिएगा सारे पॉइंट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊतकों में जल का कार्य। ऊतकों में जल का कार्य होता है तो देखिए सभी कोशिकाएं तथा समस्त ऊतकों में जल की अधिक मात्रा के रहने से स्वास्थ्य का स्तर जो है वह ऊंचा रहता है। देखते हैं रक्त के प्लाज्मा में कितने % जल होता है? तो रक्त के प्लाज्मा में ध्यान दीजिए, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में जल की प्रतिशत कितनी होती है? तो 92% जल की जो है उपस्थिति होती है। रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है, आरबीसी में कितना होता है? तो 70% जल की उपस्थिति होती है। पाचक रसों में अधिकांशतः जल ही होता है, और मूत्र में देखिए 9.7% जो है वह मात्रा किसकी होती है? तो जल की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करने का काम किसका होता है? तो जल का ही होता है। जल शरीर का तापमान नियमित एवं नियंत्रित रखने में सहायता करता है। श्वसन तथा पसीने द्वारा, ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा? श्वसन तथा पसीने द्वारा पानी शरीर के बाहर निकलकर शरीर में उष्णता को नियमित करता है। वातावरण का तापमान अधिक होने पर पसीने के रूप में यानी वातावरण यानी गर्मी के दिनों में पसीने के रूप में जो है पानी शरीर की गर्मी को कम करता है। यानी हमारी बॉडी की जो गर्मी है वो किसके द्वारा गर्मी उष्णता यानी गर्म के मौसम में कैसे कम होती है? तो पसीने के रूप में। ठीक है, आगे देखते हैं। स्नेहक के रूप में जल का कार्य। आगे देखते हैं स्नेहक के रूप में कार्य। ठीक है, जल शरीर के महत्वपूर्ण अवयव जैसे कि जोड़ों में क्रियाशीलता की अवस्था में घर्षण होने से रोकता है। इन जोड़ों संधियों के चारों ओर साइनोवियल द्रव के पानी
पानी में कोशिकाएं डूबी रहने से कोशिकाओं तथा रक्त वाहिनियों के बीच संवहन का कार्य सुचारू रूप से चलता है। देखिए, स्नेहक के रूप के कार्य, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे ये हमारी बॉडी, जहाँ जोड़ या संधि हमारी बॉडी में है ना, ठीक है, तो ये क्या, जब जोड़ या संधि हमारी बॉडी में है तो वहाँ पर एक कौन सा साइनोवियल द्रव जो है इसको घेरे हुए रहता है। तभी हमारी बॉडी में क्या होता है, एक दूसरे से हड्डियां टकराकर घिसती नहीं है। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मशीन होता है, ठीक है, मशीन होता है, अगर आप उसमें तेल वगैरह सफाई नहीं करेंगे, तेल नहीं डालेंगे समय समय पर, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो चलता नहीं है, उसमें घिसावट यानी घिसने लगता है फिर वह। इसी तरीके से हमारी हड्डियां, यानी जहाँ पर हमारे जोड़ हैं, हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ जोड़ हैं, वहाँ पर साइनोवियल द्रव, जो कि मशीन का तेल, एक एग्जाम्पल की तरह से समझ लीजिए कि जैसे मशीन का तेल होता है, वैसे भी हमारी बॉडी का तेल क्या है, साइनोवियल द्रव कि पानी में कोशिकाएं डूबी रहती हैं, यानी जो कोशिकाएं जो हमारी संधियों को घेरे हुए हैं वह उसमें डूबी रहती हैं। इससे क्या होता है, हमारी हड्डियां जो हैं वो घिसती नहीं है, ठीक है, हमारी हड्डियों में घिसावट नहीं होती है, हमारी हड्डियां घिसने से बच जाती हैं। तो डूबी रहने से कोशिकाओं तथा रक्त वाहिनियों के बीच संवहन कार्य जो है वह सुचारू रूप से चलता रहता है, यानी कि जो जोड़ और संधियां हैं वह अच्छे से अपना काम करती रहती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो द्रव हमारी संधियों में पाया जाता है, चारों ओर से घिरे रहता है, तो कौन सा द्रव होता है, तो साइनोवियल द्रव होता है। इसमें भी अधिकांश मात्रा किसकी होती है, तो पानी की ही होती है। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं, शरीर के कोमल अवयवों की सुरक्षा करना, यानी पानी शरीर के कई महत्वपूर्ण कोमल अंग, जैसे कि फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क के चारों ओर पर्याप्त मात्रा में रहकर इन अवयवों को बाहरी आघातों से जो है वह सुरक्षित रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्सर्जन। वृक्कों में प्रतिदिन लगभग 170 लीटर पानी पहुंचता है, जिससे मात्र 1.5 लीटर ही मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है। शेष 168.5 लीटर यानी 168.5 लीटर पानी पुनः अभिशोषित हो जाता है। किसी कारणवश शरीर में पानी की मात्रा कम ली जाने से या शरीर से पसीना तथा श्वसन द्वारा जल अधिक मात्रा में नष्ट हो जाए तो मूत्र की मात्रा में भी कमी क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। इसीलिए हमें डेली जो है पानी अच्छे से पीना चाहिए। मूत्र में अधिकतम 4% यूरिया, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूत्र में कितने परसेंट यूरिया, तो 4% यूरिया उत्सर्जित होती है। मूत्र की मात्रा कम रहने से शरीर में यूरिया की पर्याप्त मात्रा उत्सर्जित नहीं हो पाती, यानी कि अगर हमें मूत्र की मात्रा हमारे बॉडी से कौन सा पदार्थ जो है उत्सर्जित करती है, तो यूरिया, कितना परसेंट, तो 4% यूरिया जो है उसमें उपस्थित रहता है। अगर यही यूरिया यानी अगर हमें मूत्र की कम मात्रा हो तो यही यूरिया हमारे शरीर को क्या कर देती है, रोगग्रस्त कर देती है, क्योंकि शरीर में यूरिया की मात्रा जो है अधिक होने से या शेष रह जाने से शरीर जो है वह रोगी हो जाता है। इसीलिए पानी पीने से क्या हो जाता है, हमारे शरीर में जो यूजलेस पदार्थ हैं जो, तो वो क्या करते हैं, मूत्र की सहायता से बराबर जो है वह निकलते जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो है पॉइजन की जो रोग की स्थिति होती है वह कम बनी रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जल की अशुद्धियाँ, ठीक है। तो जल में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक तो घुलने वाली अशुद्धियाँ, दूसरी है तैरने वाली अशुद्धियाँ। घुलने वाली अशुद्धियाँ भी किस 2 तरीके की होती हैं, एक तो गैसीय अवस्था में यानी गैसीय रूप में, दूसरा है ठोस रूप में, ठीक है। तो जो गैस रूप में होती है वो कौन कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, वनस्पति तथा पशुओं के घुलित पदार्थ, ये सब क्या है, ये घुली हुई अशुद्धियां हैं गैसीय रूप में। अब देखिए ठोस पदार्थ वाली अशुद्धियां जो घुल जाती हैं, तो अकार्बनिक कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सीसा और सखिया, ये क्या है, ये ठोस पदार्थ है जो कि घुल जाती हैं जल में और जल को क्या कर देती हैं, अशुद्ध कर देती है, यानी जो कि पीने योग्य नहीं रह जाते। अब देखिए जो तैरने वाली अशुद्धियां हैं, इसमें है कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व, ठीक है। तो कार्बनिक में कौन कौन से, पशुओं, वनस्पतियों के कण व रोगों के अणु, ठीक है। और दूसरा है अकार्बनिक, जैसे कि लोहा, मिट्टी, कीचड़ आदि, यानी जो हमें दिखाई दे, ये सब अकार्बनिक तत्व है और ये तैरने वाली अशुद्धियां हैं। चलिए अब इन अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे भौतिक साधन। भौतिक साधन में कौन सा है, तो जल उबालना, ठीक है, यानी जल को उबालना अशुद्ध जल को शुद्ध करने की सबसे सरल एवं सस्ती विधि है।
जल उबालने से उसके कीटाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं और हानिकारक गैसें भी निकल जाती हैं और जो खनिज लवण होते हैं वह भी बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। इससे जल की कठोरता दूर हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे हैजा, पेचिश आदि से बचने के लिए चाहे गांव हो या फिर शहर, सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को क्या कराया जाता है, जल को उबाल कर ही दिया जाता है। अब देखिए दूसरी विधि कौन सी है, तो भाप द्वारा। इस विधि में जल को उबाल कर उसकी निकली भाप को एक अलग बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है और शुद्ध जल के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने भौतिक साधन देखा, अब देखेंगे रासायनिक साधन द्वारा जल को कैसे शुद्ध किया जाता है। तो फिटकरी, पानी में इसको मिला देने से जल में मिली अशुद्धियाँ क्या हो जाती हैं, जो है नीचे तली में बैठ जाती है और ऊपर का जल जो है वह शुद्ध हो जाता है। इससे जीवाणु मरते तो नहीं, लेकिन क्या हो जाते हैं, वह संज्ञा शून्य हो जाते हैं और तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, अवक्षेप द्वारा। अब दूसरा है देखिए निर्मली, यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली है। यह वृक्ष से मिलने वाला एक तरीके का क्या है, यह फल है और पानी से भरे बर्तन में के चारों ओर रगड़ देने से इसकी अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए जीवाणुनाशक पदार्थ, किन किन पदार्थों द्वारा जो है जल को शुद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले है लाल दवा। लाल दवा द्वारा देखिए 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में क्या होता है, पर्याप्त रहता है। यह हैजे को रोकने में सहायक होता है। तो लाल दवा किसके रोकने में सहायक होता है, तो हैजे। हैजा क्या है, एक संक्रामक रोग है, इसको रोकने में लाल दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पोटेशियम परमैंगनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आगे देखते हैं। बस मैं हेडिंग पढ़ ले रही हूँ फ्रेंड्स, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं आप लोगों को बता दूंगी। ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, ठीक है, यह कीटाणुनाशक है। यह पानी को विसंक्रमित करने के लिए बाजार में गोली के रूप में तथा तरल, आयोडीन गोली और तरल दोनों ही रूपों में मिलता है। 1 लीटर पानी में आयोडीन घोल की 2 बूंद डालकर जल को आधे घंटे बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तूतिया, देखिए जब बहुत बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध किया जाता है तब किसका यूज़ किया जाता है, तब तूतिया का यूज़ जो है वो किया जाता है। अभी ये सारी चीज़ें कम जल में, यानी कि जो हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करते हैं उसके लिए, लेकिन जब बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध किया जाता है तब जो है वह तूतिया का प्रयोग किया जाता है। ओजोन, वायु में इस गैस को मिलाने से जल ओजोन युक्त हो जाता है। इससे सभी प्रकार के जीवाणु मर जाते हैं। यह गैस वायु के संपर्क में आने पर जल को शुद्ध कर देती है। क्लोरीन, यह जल को शुद्ध करने के काम आती है। 1 लाख भाग पानी में 1 भाग क्लोरीन डालने से जल के जीवाणु मर जाते हैं, परंतु कुछ समय तक जल का स्वाद जो है वह बदला रहता है। इसको बड़े शहरों में जल साफ करने के काम में लाया जाता है। किसका, क्लोरीन का। तूतिया और क्लोरीन कब यूज़ किया जाता है, तो जब अधिक मात्रा में जल को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं रस कपूर, यह तीव्र विसंक्रामक है। यह पारे से बनाया जाता है। तो जो रस कपूर होता है किससे बनाया जाता है, तो पारे से बनाया जाता है। इससे हैजे और डिप्थीरिया के रोगाणु 10 से 15 मिनट में ही क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, इतना यह तेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोलिक एसिड, यह रासायनिक विसंक्रामक है। हैजा, पेचिश, टाइफाइड आदि के रोगी के वस्त्र आदि के विसंक्रमण के लिए कार्बोलिक एसिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चूना, मकानों की दीवारें चूने से पुती होती हैं। इससे सफाई और सजावट के साथ साथ घर के मच्छर, झींगुर, कॉकरोच आदि भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चूना विसंक्रामक का सस्ता एवं सरल साधन है। इसका 20% घोल बनाकर विसंक्रामक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे क्या है, रासायनिक साधन है जल को शुद्ध करने के। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब लगाते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट। चलिए फ्रेंड्स, अब लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे कि चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो पहला क्वेश्चन है, कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं, या फिर जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जल शुद्धिकरण के लिए या फिर कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो है वो यूज़ किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को और भी क्या कहते हैं, तो लाल दवा, ध्यान दीजिएगा, लाल दवा भी इसी को कहते हैं। आगे देखते हैं, जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर की जाती है। तो जल की जो स्थायी कठोरता होती है वह सोडा डालकर दूर की जाती है। मनुष्य के शरीर में जल का उपयोग होता है, कौन कौन सा काम होता है, तो रुधिर को पतला बनाने में बिल्कुल होता है, भोजन पकाने में होता है, पचाने में होता है,
शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में भी जल का यूज होता है, तो इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं जल का रासायनिक सूत्र। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए जल का रासायनिक सूत्र है H2O। ठीक है, H2O या फिर HOH, ये भी क्या है? ये भी जल का रासायनिक सूत्र है। आगे देखते हैं शुद्ध जल की पहचान, यानी शुद्ध जल होता है कैसा? स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन। गंधहीन, रंगहीन किंतु मीठे स्वाद वाला, वायु रहित या किसी भी प्रकार का जल शुद्ध होता है? नहीं, तो जो शुद्ध जल होता है वह स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन होता है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं? तो कठोर जल में कैल्शियम के लवण जो है वह घुले रहते हैं। जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन है। जल को शुद्ध बनाने के भौतिक साधन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो उबालकर और जो भाप द्वारा, तो उबालना तो है ही, आसवन विधि ये भी है, क्योंकि जो भाप द्वारा शुद्ध किया जाता है उसको आसवन विधि भी कहते हैं। मैं बताना भूल गई थी, यहाँ पर याद आ गया। तो भाप द्वारा उबालना भी क्या होता है? आसवन विधि कहते हैं। तो इस तरीके से उबालना और आसवन ये दोनों ही जल को शुद्ध करने के भौतिक साधन है, दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वस्त्र धोने के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है? तो मृदु जल, कठोर जल, समुद्री जल या इनमें से सभी? तो वस्त्र धोने के लिए मृदु जल की आवश्यकता पड़ती है। मानव रक्त में जल होता है तो कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में जल का प्रतिशत है कितना? तो देखिए 70%। ठीक है, हमारे शरीर में जल का भाग कितना है? तो अगर 70% है तो 70 से 75% भाग जल का है। आगे देखते हैं H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो H2O पानी का यानी जल का रासायनिक सूत्र है। लास्ट क्वेश्चन देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पानी के शुद्धिकरण के लिए कहाँ किया जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा का शुद्धिकरण भी हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन देखा है। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए लाल दवा या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और लगा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस और लगाते हैं। तो पहला है इसमें देखिए हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया तो 70%। ठीक है, 70% कोशिकाओं में जो है वह रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में कितना जल कम हो जाने पर मृत्यु हो जाती है? तो ध्यान दीजिए 20% तक जल कम हो जाने पर शरीर में जो है वो जल कम हो जाने पर मृत्यु हो सकती है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे शरीर के तापमान को नियमित और नियंत्रित करने के लिए जल किस रूप में काम करता है? तो पसीने के रूप में काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो 6 से 8 गिलास। शरीर के तापक्रम को जल क्या करता है? शरीर के तापक्रम को तो नियंत्रित करता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो जल है शरीर के तापक्रम को नियमित एवं नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत है? तो 70 से 80%, 60 से 70%। ठीक है, जल द्वारा जीवाणुओं को भोजन कहाँ से मिलता है? तो ठहरे जल के पौधों या काई से। सही बात है। बहते पानी के साथ परिस्थितियां जीवाणु के अनुकूल होने से। ठीक है, वर्षा का जल जमीन पर पहुंचने से। तो यानी हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, सभी से क्या होता है? जल द्वारा जीवाणुओं को भोजन मिलता है। अब लास्ट देखते हैं इसका भी क्वेश्चन, जल का सूत्र क्या है? अभी हम लोगों ने कई बार देखा कि जल का सूत्र है H2O। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज का सेशन। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मैंने 2 बुक को यहाँ पर एक करके आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा इधर उधर जो है भटकने की ज़रूरत ना पड़े। मुझे जहाँ जहाँ से मैटर मिलता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोग भी अपनी कोशिश जारी रखिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।